डिस्कस करने के बाद प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी हैव टू कंप्यूट द बिजनेस इनकम एज वेल एज द प्रोफेशनल इनकम। क्योंकि अब हमारी थ्योरी जो है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब हमें सिर्फ मेथड चाहिए, जो हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, लेकिन आज हम आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और फिर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे आपका, और कुछ एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लेकर के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इतना सा टारगेट लेकर के चलेंगे आज हम। देखिए, दिस इज द चार्ट विच इज शोइंग हाउ वी हैव टू कंप्यूट द बिजनेस इनकम, यानी कि दैट इज ए बिजनेस प्रॉफिट्स विच आर टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपको पता होगा कि आपके पास अब दिया क्या होगा। तो मैं पहले आपसे बिजनेस इनकम की बात करूंगा, प्रोफेशनल इनकम बाद में बात करूंगा। एग्जाम में पता नहीं है बिजनेस इनकम का क्वेश्चन आता है, प्रोफेशनल का आता है, लेकिन क्लाइंट तो आपके पास बिजनेस का भी आएगा, प्रोफेशन का भी आएगा। So first of all, for the computation of the business profits, profit and loss account serves as the basis, as you know। मतलब आपको क्या दिया होगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट था कि जो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है वो एक तरह से बेस तो मत बन सकता है, लेकिन इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली वो जो नेट प्रॉफिट है वो फाइनल नहीं है जिसके ऊपर हम टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट कर सके। इसलिए हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन बेस तो चाहिए। तो हमारे पास जो बेस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो है वो बेस दे रखा है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास बेस दे रखा है तो डेबिट साइड में आपके पास क्या होता है जी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में आपके पास क्या होती हैं जी, इनकम्स होती हैं। ओके, अब ये सारी की सारे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि कुछ एक एक्सपेंसेस जो है वो अलाउड होंगे और कुछ एक एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउड होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपेंस अलाउड है, ये डिसअलाउड है? भाई इसी के लिए तो हमने थ्योरी पढ़ी है, और थ्योरी में एक एक पार्ट और एक एक कंसेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए अब आप स्ट्रांग हो चुके हैं। अब देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस लॉसेस विच आर फुली और पार्टली डिसअलाउड, तभी मैंने आपको बताया अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हो सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलाउड है, लेकिन इनकम टैक्स के प्रोविजन, तभी तो हमने इनकम टैक्स के प्रोविजंस पढ़े, उसमें डिसअलाउड है। तो अब हमने इसी में से छंटाई करनी है कि ये अलाउड है, ये डिसअलाउड है, अलाउड है, डिसअलाउड। जो अलाउड है वो एज इट इज रहेगा, जो डिसअलाउड है उसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है जी बात। उसी तरह से हमारे पास इनकम्स आ जाती हैं। अब इनकम्स में कुछ एक ऐसी इनकम्स होंगी जो बिजनेस इनकम्स हैं, और कुछ एक ऐसी इनकम होंगी जो नॉन बिजनेस इनकम, यानी कि जो कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल ना हो करके चार जो बाकी बच गए हमारे पास हेड्स, हो सकता है वहां पे टैक्सेबल हो। तो इस तरह से अब हम क्या देखेंगे, और वो सेक्शन 28 और 41 में हमने इनकम्स डिस्कस करी है, बिजनेस इनकम। तो सर्टेन इनकम्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, जो यहां टैक्सेबल नहीं होंगी, इसका मतलब दीज आर टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स। तो ये हमने छंटाई करनी है कि बिजनेस इनकम है वो यहां रखेंगे, जो अदर इनकम्स है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, जो कि अदर इनकम मींस विच आर टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स, चाहे वो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अच्छा, ये था आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, और साथ में ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, साथ में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब जब एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो कुछ एक ऐसी होंगी जिसमें आपके पास जो यहां पे नहीं है, लेकिन यहां पे आपको दे रखा है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, जिसमें ये पता चल रहा है कि दिस इज द बिजनेस एक्सपेंस। अब ये बिजनेस यहां दिखा रहा है, इसका मतलब यहां डेबिट नहीं किया है। उसी तरह से अगर ये डेबिट नहीं किया है तो नेचुरली ये वो यहां आना चाहिए था, अगर आना चाहिए था तो उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें। उसी तरह से कुछ एक ऐसी इनकम्स हैं जो बिजनेस इनकम्स हैं, लेकिन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाई है, इसका मतलब वो क्रेडिट नहीं करी है, तो उसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बात क्लियर होगी जी। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन दिया होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अब आपने इसमें कैसे कैलकुलेशंस करनी होती हैं। देखिए, मैं आपको अभी भी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि यहां से नेट प्रॉफिट उठाएंगे और यहां रख देंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, यहां रख लेंगे। अब हम यहां से डेबिट साइड से चलेंगे, क्या देखेंगे कि एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड। देखो मैंने लिखा है ना प्लस,
तो आपने यहां चंटाई कर ली थ्योरी के बेस के ऊपर कि ये वाले एक्सपेंसेस जो है डिसअलाउड है, और जो डिसअलाउड है लेकिन डेबिट कर रखे हैं जिन्होंने, अब क्या है, हमारे प्रॉफिट्स को कम कर रखा है, अब हमें उतने अमाउंट से उसको इंक्रीज करना है। ठीक है जी, यहां तक डिसअलाउड को प्लस कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, अब आ जाएंगे फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये देखेंगे कि व्हाट आर दोज एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर अलाउड, यानी कि बिजनेस एक्सपेंस है बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे अब नेचुरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं है लेकिन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, तो वो यहां आने चाहिए था। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो इट मीन्स एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर अलाउड, दैट इज अ बिजनेस एक्सपेंस बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए हम उसमें क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। यहां इसको क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर चलेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या होगा कि ऐसी बिजनेस इनकम्स जो कि यहां टैक्सेबल नहीं है, विच आर टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स। अगर अदर हेड्स हैं तो अब हम उसको क्या करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे। इसलिए इनकम्स टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स बट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट तो कर रखे हैं लेकिन वो बिजनेस इनकम्स नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर हम आ जाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें कि देखो बिजनेस इनकम है, वो कहां जानी चाहिए थी, यहां जानी चाहिए थी, नहीं है। अगर नहीं है तो उसने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट को इफेक्ट किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, वो उसने, जब मैं यहां लेके आऊंगा तो नेट प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा, तो उसको ले जाने के लिए मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए ऐड करना पड़ेगा बिजनेस इनकम्स नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए मैं उसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ये बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी लेकिन अब समझ आएंगी आपको। तो इस तरह से यहां से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है। डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं जो कि डिसअलाउड हैं, जो थ्योरेटिकली आपको स्ट्रांग है, उनको आपने ऐड करना है। जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं लेकिन डेबिट नहीं किए हैं, उनको आपने माइनस करना है। यहां पे जो बिजनेस इनकम्स नहीं है उनको आपने माइनस करना है, और जो बिजनेस इनकम्स हैं उनको यहां ला करके आपने उसको प्लस करना है। बस इतना सा इफेक्ट है। और जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो समझ रहा है कि ऐड और लेस क्या करना है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा है तो भाई थोड़ा सा ये चार बातें आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। और ये हमारे पास जब हम P&L फाइनेंशियल अकाउंटिंग से चलेंगे तो हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज टू बी नोन हियर एज टैक्सेबल बिजनेस इनकम। टैक्सेबल बिजनेस इनकम, बस यहां तक पहुंचना था और इसी के बेस के ऊपर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, ये जो अगर हमने बातें आज समझ की हैं, अब जितनी भी थ्योरी हमने डिस्कस करी है उसमें से जो कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसका थोड़ा सा एक तरह से हम रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए जी, आप क्या बताया जी मैंने अभी आपको कि हम बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे, ले लिया जी। तो क्या करेंगे, बैलेंस, यही चार्ट है, बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। फिगर ले लीजिए। अच्छा, अब फिगर लेने के बाद क्या लिखा जी, एड दोज एक्सपेंसेस क्लेम्ड। मैंने लैंग्वेज इसलिए यहां पे वहां पे बदल दिया क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, आपको तो बस कंसेप्ट समझना है। तो एड एक्सपेंसेस क्लेम्ड बट नॉट अलाउड अंडर द एक्ट, यानी कि जिसको डेबिट तो कर रखा है लेकिन अलाउड नहीं है, डिसअलाउड है। ठीक है, चलिए, अब हमने बहुत सारी बातें जो है हमने डिस्कस कर रखी हैं, तो अब उन्हीं के बेस के ऊपर जो है हम यहां पे इसके डिस्कशन करेंगे। देखिए, ऑल प्रोविजन एंड रिजर्व्स, बिल्कुल हमने अब आज हमने एक तरह से समरी फॉर्म है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो तो जल्दी से इसको जो है वो अंडरस्टूड करेगा। ऑल प्रोविजन रिजर्व, बिल्कुल हमने कहा था आपके प्रोविजन रिजर्व जो डिसअलाउड होते हैं, तो डिसअलाउड होते हैं इसलिए इसको ऐड होगा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स एटसेट्रा एक्सेप्ट क्रिएशन ऑफ रिजर्व बाय फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 36, उसमें एक प्रोविजन है 5% तक जो है। ऑल टैक्सेस आ गया याद जी, चाहे वो इनकम टैक्स है, एडवांस इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, लेकिन सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी एंड लोकल टैक्सेस को छोड़ करके जो कि बिजनेस में यूज होते हैं इसलिए उनको वो होंगे। बाकी जो है वो जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं, यूज फॉर द बिजनेस है, वो तो अलाउ होंगे, बाकी डिसअलाउड है। कल हमने 43B में आपको डिस्कस किया था। रेंट पे टू सेल्फ आ गया जी, बिजनेस एक्सपेंस होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए।
ओके, ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक, हाँ साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलाउड है, बाकी नहीं है। ऑल कैपिटल लॉसेस बिल्कुल डिसअलाउड है। चैरिटी डेज एंड डोनेशंस आपकी पर्सनल है वो। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हेड्स ऑफ द इनकम, अदर हेड्स ऑफ द इनकम, अब जैसे मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी को टैक्सेबल, हम तो यहाँ बिजनेस रिलेटेड है, बस इतना सा ध्यान रखिए जो मैंने आपको 4 कंसेप्ट दिए थे। कल्टीवेशन एक्सपेंसेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हम यहाँ पे क्यों लें। एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनलेस द अमाउंट इज बोरोड, नेचुरली कैपिटल के ऊपर नहीं है, क्योंकि कैपिटल के ऊपर नहीं है। हाँ, अमाउंट अगर बोरो किया है उसके ऊपर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, पर्सनल है। उसके बाद ऑल पर्सनल एक्सपेंस, ये लो जी ड्रॉइंग्स डिसअलाउड है, तभी ऐड होंगे। डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन का मैं आपको ये बात बता दूं कि होगा क्या आपके पास कि कुछ एक अमाउंट जो है वो आपके पास डेप्रिसिएशन का होगा। तो मैं आपको सिंपल बताता हूं। डेप्रिसिएशन हमने देखा कि जो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला होगा उसको आपने सारे को क्या कर देना है, डिसअलाउड, ठीक है, और इसलिए वो ऐड कर देना है। लेस क्या करना, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, उसको लेस कर देना क्योंकि वो अलाउड है। तो बोलो अपने आप ही एडजस्टमेंट हो जाएगी, नहीं तो स्टूडेंट यही कंफ्यूज रहता है। ओके, तो एनी डेप्रिसिएशन इफ रॉन्गली डेबिटेड, आपने सारे को सारो क्या करना है, डिसअलाउड करना है और इनकम टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंगली उसको अलाउ करना। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स नॉन एडवर्टीजमेंट क्या होगा, डिसअलाउड है। एनी टाइप ऑफ फाइन और पेनल्टी, हमने आपको बताया था इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड। एनी पेमेंट टू अ पार्टनर, देखो फर्म है, वे सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रेम्युनेशन एक्सेस ओवर प्रिस्क्राइब लिमिट, बताई जी लिमिट आपको 90% और 60% की लिमिट बताई, और उससे ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड होगा, इसलिए आ गया। एनी सैलरी और इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया, आगे जी बात, अनलेस टैक्स इज डायरेक्टेड एट सोर्स, क्योंकि उसमें टीडीएस का प्रोविजन नहीं था। अगर प्रोविजन कर देते हैं फिर आप सैलरी और इंटरेस्ट बाहर पे करते हैं या टैक्स उससे ले लेते हैं तो अलाउ होता है, अदरवाइज नहीं होता। पास लॉसेस हमने कहा था इस ईयर के होने चाहिए। एनी अदर एक्सपेंडिचर विच इज नॉट इनकर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ, बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं होंगे तो डिसअलाउड होंगे। ओके, उसके बाद है सैलरी पे टू सेल्फ, बिल्कुल डिसअलाउड होगी। और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, ये आपको कैजुअल हेल्प के लिए, अगर तो वो इंप्लॉय बन जाता है तब तो है, लेकिन कैजुअल हेल्प के लिए तो ये आपको न्यूमेरिकल में तंग करता है। पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल है, इसलिए बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेविंग एस नेशनल एनएसएस में है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से भी अपनी सेविंग्स है, बिजनेस से क्या लेना देना। रेंट फॉर रेजिडेंशियल पोर्शन, ये देखिए आप, रेजिडेंशियल पोर्शन पर्सनल है। स्पेकुलेशन लॉस नहीं अलाउड है। बैड डेट स्टिल रिकवरेबल, अभी भी रिकवरेबल है तो वो नहीं होंगे, जब तक वो राइट ऑफ नहीं होते तब तक वो अलाउड नहीं होते। लीगल एक्सपेंसेस और क्रिमिनल केसेस और पर्सनल केस ऑफ द एम्प्लॉय, बिल्कुल अब मर्डर करने के बाद क्रिमिनल केस चल रहा है, उसके ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हैं और लीगल एक्सपेंसेस उसको बिजनेस एक्सपेंस मानेंगे, डिसअलाउड। लीगल एक्सपेंस एक्वायरिंग, मैंने बताया था आपको, एक्वायरिंग और कैपिटल बन जाता है। लीगल एक्सपेंसेस ऑन क्योरिंग टाइटल ऑफ द एसेट्स, डिसअलाउड। लॉस बाय थेफ्ट फ्रॉम रेजिडेंस, भाई रेजिडेंस से हुआ है। एक्सपेंसेस ऑन इलीगल बिजनेस, डिसअलाउड है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड, आरपीएफ के लिए अलाउड है। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस होगा, ये अलग बात है। एंड डिफरेंस ड्यू टू अंडर क्रेडिटिंग ऑफ स्टॉक, देखिए स्टॉक से रिलेटेड जो है मैं आपको पहले भी बता रखा हूं, फिर भी बता रहा हूं। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो उसको माइनस किया जाता है। अब उससे उल्टा आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो प्लस किया जाता है। अब यहां पे आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, प्लस किया जाएगा, इसका नेगेटिव है। अब इसका नेगेटिव ये आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, माइनस हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट्स आपको करनी ही है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अब इसके ऊपर 25% से डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन अलाउड होगा लेकिन ये नहीं है। टेक्निकल नो हाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो यहां भी 25%। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बीइंग कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है जी, उसमें हम आपको पता है 1/5। सो टोटल ऑफ दीज आइटम्स इज एडेड इन द प्रॉफिट एंड एडजस्टेड आउट ऑफ द लॉस। ये देखो इसमें से हम क्या कर दिया, ये जो आपको बताया था बैलेंस एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एड एक्सपेंसेस। तो ये मैंने आज आपको जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी से हम रिवीजन भी कर पा रहे हैं, तो वो आपने ऐड कर दी। अब उसके बाद डिडक्ट out of the amount arrived at a above any expenditure which is allowable under that but has not been debited to profit and loss account। ये लो, तो कई बार आपके पास कहां होंगे जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा। लेस विच आर अलाउड,
है बिजनेस एक्सपेंसेस, लेकिन नहीं है। जैसे एक्चुअल बैड डेट्स नॉट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर तो वहां दे रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर वहां नहीं है तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, तो वहां पे आपने उसको कर दिया। डेप्रिसिएशन मैंने वहां डिसअलाउड कर दिया था, यहां पे जो भी होगा वो सारा का सारा अलाउ कर देना, अपने आप ही एडजस्टमेंट हो जाएगी। एनी अदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द लॉ, बिल्कुल बिजनेस एक्सपेंस होना चाहिए, और बिजनेस एक्सपेंस का आपको पता है। डिफरेंस ड्यू टू अंडर डेबिटिंग ऑफ स्टॉक, स्टॉक के बारे में हमने आपको बता दिया, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपने एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद आप आ जाते हैं डिडक्ट आउट ऑफ द अमाउंट अराइव्ड एट बी अबव एनी इनकम विच इज आइदर एग्जेम्प्ट और नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। बिल्कुल जी, अब आपने क्या कर दिया, इनकम्स टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स बट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनको हम या तो एग्जाम्प्ट है, जैसे इनकम्स एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स कौन सी है, पोस्ट ऑफ सेविंग बैंक इंटरेस्ट 3500 रुपए तक, एग्रीकल्चर रिसीट्स एग्जाम्प्ट, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जाम्प्ट, इनकम टैक्स रिफंड एग्जाम्प्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड डिसअलाउड अर्लियर, अगर तो अलाउड होता है तो वो डीम्ड इनकम बन जाती है, बिल्कुल डिटेल में हमने बात करी है, अगर नहीं है तो नेचुरल फॉर्म में नॉर्मल। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट, लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट है, हम क्यों लें। एनी कैपिटल रिसीट दैट इज विड्रॉल फ्रॉम पीपीएफ एग्जाम्प्ट है, हमने सैलरी में आपसे डिटेल में बात करी थी। और ये है इनकम्स विच आर टैक्सेबल अंडर है, जैसे पार्ट टाइम सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये हमारी सैलरी में जाता है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा, डिविडेंड एग्जाम्प्ट होता है अगर इंडियन कंपनी से है, बैंक इंटरेस्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी इन अदर सोर्सेज है, रेस कोर्सेज अदर सोर्सेज है। तो इनको आपने क्या करना है, यहां से आपने माइनस कर देना, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा बिजनेस इनकम है जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको आप फोर्थ कैटेगरी में यहां पे डाल सकते हैं, और उसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बिजनेस इनकम एज ए बिजनेस इनकम, उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, तो इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस लीगल और टू गेट इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो इनका जो प्लस माइनस करके आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका टैक्स लायबिलिटी के लिए कैलकुलेट है। ये जो आपको मैंने शॉर्टकट में जो 4 पॉइंट्स बताए थे, ये चारों पॉइंट्स हमने आज अभी डिटेल में आपसे डिस्कस किए, और इसी बहाने हमने कुछ एक जो थ्योरी हमने डिस्कस करी थी उसका रिवीजन कर लिया। ओके, अब ये तो था हमारा बिजनेस। अब बिजनेस के बाद अब हम बढ़ते हैं प्रोफेशन की तरफ को। अब देखिए प्रोफेशन में क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोफेशन में क्या आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है? सर नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आप बताओ कि जो प्रोफेशनल पर्सन्स हैं वो कैसे अपने इनकम्स शो करते हैं? सर वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, अगर रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तब तो हम बहुत ही सिंपल हो गया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। तो अब हमने क्या करना होता है कि उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर और खास करके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपने ये देखना है कि क्या उस प्रोफेशन से रिलेटेड रिसीट्स और प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस करना है और खत्म है। यहां आपको फिर P&L की तरह एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। ओके, तो आपने कहां से लेना है? रिसीट एंड पेमेंट। और आपको पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक सिंपल अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक सिंपल अकाउंट होता है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है, खास करके कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन होता है। तो जब डॉक्टर है तो वो उसकी इनकम कैसे होगी? सर वो मरीजों को कंसल्टेशन फीस लेगा उससे, अगर सर्जरी करेगा तो ऑपरेशन फीस लेगा, उनके घर जाएगा तो विजिटिंग फीस लेगा, उनकी दवाइयां बेचेगा, सेल ऑफ मेडिसिन है। और कई बार अगर आपने अच्छा काम किया तो एज ए टोकन ऑफ द ग्रेटिट्यूड वो आपको गिफ्ट दे देते हैं, तो वो गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट्स आ जाता है, उसकी प्रोफेशन की वजह से है। वैल्यू ऑफ एनी प्रोक्यूजर रिसीव्ड बाय सच पर्सन, एग्जामिनर फी, कई बार वो एज एन एग्जामिनर वर्क करता है, प्रोफेशन है ना उसका। नर्सिंग होम रिसीट्स हैं और एनी अदर प्रोफेशनल रिसीट, जो प्रोफेशन से रिलेटेड रिसीट होगी बस आपने उनका टोटल करना है। आपने छंटाई करनी है रिसीट एंड पेमेंट संग की ये प्रोफेशनल रिसीट है कि नहीं है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब बताइए डॉक्टर के जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे होंगे? अब मान लीजिए कि उसने जहां पे वो अपना प्रोफेशन कर रहा है वो जो रूम है वो किराए पे ले रखा है, तो डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर किराए पे दे रखा है तो वहां पे रेंट देना पड़ेगा, लाइट वाटर चार्जेस, सैलरी टू स्टाफ देना पड़ेगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, जो मेडिसिन उनको दे रहा है तो वो खरीदी भी तो होंगी। अगर तो उसने कैश बेसिस के ऊपर है तो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आ जाएगा।
अगर उसने मर्केंटाइल बेस है तो उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस न्यू परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इस साल की परचेजेस आ जाती हैं, वो आपने ये ध्यान रखना जरा। ये वाले 2 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब वो सर्जरी का, तो उसके बाद सर्जिकल इक्विपमेंट्स होंगे तो उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करेगा। अच्छा, बुक्स कंसल्ट कर रहा है तो वो किस में आती हैं? प्लांट में आती हैं, आपको पता है। तो कॉस्ट ऑफ बुक्स जो है प्रोफेशनल पर्पज के लिए है, बिल्कुल है। मोटर कार क्योंकि लोगों के घर विजिट करता है तो उससे रिलेटेड जो है वो अब कार में जाता है, व्हीकल में जाता है, उसके डेप्रिशिएशन। एम्बुलेंस अगर जाता है तो एम्बुलेंस के उसके बाद है एक्सपेंडिचर इनकम टू इंक्रीज द प्रोफेशनल नॉलेज, अगर कोई ऐसा किया है। नर्सिंग होम एक्सपेंसेस सारे होंगे और एनी अदर एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू दिस प्रोफेशन। तो बस इनकम में से जो आपकी रिसीट है उसमें से एक्सपेंस माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोफेशनल इनकम आ जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन यहां से होता है। अच्छा, अब आपको एक और बात आपको बताता हूं। मान लीजिए कि अगर आप कल को सीए बन जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या होगा? आप ऑडिट करने जाएंगे। अब तो वहां भी आपके पास क्या, अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है तो आप क्या लेंगे? ऑडिट फीस लेंगे। अकाउंटेंसी वर्क के लिए इनकम वर्क होगा, इंस्टीट्यूट फीस लेंगे, आप एग्जामिनर की फीस लेंगे, क्लाइंट से कई बार गिफ्ट आ जाता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है और एनी अदर सीट्स। ये सारी आपकी प्रोफेशनल सीट्स हैं। अब उसको अर्न करने के लिए आपने क्या किया? ऑफिस एक्सपेंसेस किए, इंस्टीट्यूट एक्सपेंसेस किए, कॉस्ट ऑफ द बुक्स है, मोटर कार एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क है, मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है आपको क्योंकि आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, कार और स्कूटर जो कि आप प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं। एनी अदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंक्रीज प्रोफेशनल नॉलेज, स्टाइफंड टू ट्रेनर्स, ये भी ट्रेनीज जो भी आपने आर्टिकल क्लर्क रखे हैं उनको, सब्सक्रिप्शन अगर कोई जर्नल्स वगैरह लगा रखे हैं, डेप्रिसिएशन ऑफिस, इस तरह से ये सारे प्रोफेशनल एक्सपेंसेस का टोटल करके प्रोफेशनल रिसीट में से माइनस करेंगे, आपके पास प्रोफेशनल इनकम आ जाएगी और उसके ऊपर जो है टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली जाती है। अब उसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक एडवोकेट जो अपनी प्रैक्टिस करता है वो क्या है? देखिए, उसकी रिसीट क्या हो सकती है? प्रैक्टाइजिंग फीस होती है, लीगल फीस होती है, स्पेशल कमीशन हो सकता है, प्रेजेंस फ्रॉम क्लाइंट्स हो जाते हैं, गिफ्ट वगैरह, एग्जामिनर फीस है और एनी अदर रिसीट। ये उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड जितना भी अमाउंट मिलता है उसको प्रोफेशनल रिसीट्स होंगी। और एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस, नेचुरली ऑफिस रन कर रहा होगा, सैलरी स्टाफ रखा होगा, कोई प्रोफेशन से रिलेटेड बुक्स होंगी उनकी कॉस्ट, ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन, प्रोफेशनल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आपने कोई कोर्स या वगैरह फीस वगैरह कोई एक्सपेंडिचर किया है, सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल्स, परचेज ऑफ स्टैम्प पेपर एंड कोड फी अलाउड है, ट्रेवलिंग कर रहे हो अगर आप, केस से रिलेटेड है। सो ये सारे के सारे जो है सारे प्रोफेशनल एक्सपेंसेस होंगे और इसको रिसीट में से लेस करेंगे तो प्रोफेशनल गेन आ जाएगा और वो आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। बात के पास बिजनेस का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे? अगर प्रोफेशन का क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ओके, अब इससे पहले कि हम कुछ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, ये मैं अब आपसे पूछते हैं कि ये अलाउड है या नहीं है। हाँ जी, अब बात बताइए मुझे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। सर, वेल्थ टैक्स इज डिसअलाउड क्योंकि ये वेल्थ से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो बिजनेस रिलेटेड होता है, दैट्स व्हाई इट इज अलाउड, क्योंकि नॉर्मल रनिंग ऑफ बिजनेस आ गया। उसके बाद है डोनेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज नॉट एन अलाउएबल बिजनेस। सो इसलिए इसको 30 to 37 में हमने कभी नहीं देखा, लेकिन इसकी पॉलिटिकल डोनेशंस की जो है डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80 के अंदर, वहां हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग ए न्यू टेलीफोन, देखिए अगर कोई एक लेमैन है तो उसके लिए तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर लगेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा। लेकिन अगर कोई अगर अब नेचुरली दिस इज ए नेसेसिटी ऑफ द बिजनेस, देन इट इज ए अलाउएबल एक्सपेंस। फी पेड टू द लॉयर फॉर ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड, हाँ जी, एक्सपेंडिचर इनकम ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, याद आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो इसलिए इट इज नॉट एडमिसिबल। उसके बाद है लॉस ड्यू टू एम्बेजलमेंट बाय एन एम्प्लॉय, हाँ जी बोलिए, एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, क्योंकि उसने तो कैश को एक्सेस करना ही है, रूटीन मैटर है, नॉर्मल रनिंग ऑफ बिजनेस है, एम्बेजलमेंट विद द कैश ऑफ एम्प्लॉय इज पॉसिबल, so this is a loss which is occurred in the ordinary course of business, that's why it is allowed.
पेनल्टी पेड टू कस्टम अथॉरिटीज फॉर वायलेटिंग कस्टम रूल्स। आपको पता है कि अगर पेनल्टी पेड ऑन इलीगल वर्क कैन नॉट बी अलाउड एयर एज ए डिडक्शन, तो अब ये तो हमने पढ़ा ही है। कमीशन पेड वाइल परचेजिंग रॉ मटेरियल। हाँ जी, अब बताइए, दिस टाइप ऑफ कमीशन इज पेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सो दैट्स व्हाई इट इज टू बी एडमिसिबल। सम पे अमाउंट पेड टू लेबर लीडर टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। देखिए बिजनेस इंटरेस्ट में है इसलिए अलाउड है। बैड डेट्स है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर बैड डेट्स आपका कोई ऑर्डिनरी कोई परसेंटेज है, आपका रूटीन ही है कि 2% आपके बैड डेट्स होने हैं जो कि रिकवरेबल नहीं है और एक्चुअल में आपने उनको राइट ऑफ कर दिया है, देन दिस इज अलाउड। लेकिन अगर राइट ऑफ नहीं किया तो नहीं होंगे। In the course of money lending business, SSC acquired certain properties in lieu of debt and held as stock in trade. The properties so acquired were destroyed by enemy action and the SSC claims the loss as deduction. This loss is allowable as it is a loss of stock in trade. और अगर the properties were kept as a stock in trade, उसने अगर stock in trade रखा है, then it is allowed. Property होता तो नहीं होता. Brokerage paid for raising a loan. तो दिस इज अलाउएबल बिकॉज हाँ, लेकिन कैपिटल रेज करने के लिए अगर आप दोगे तो नहीं है, ठीक है, लोन के लिए। ₹1000 वर स्नैच फ्रॉम द कैशियर वाइल ही वाज गोइंग टू बैंक टू डिपॉजिट द अमाउंट। अब वो बैंक जा रहा था, 1000 रुपए और उसके वहां से स्नैच कर दिए। देखिए रेवेन्यू लॉस ही माना जाता है इसको, एंड दिस इज अलाउएबल एक्सपेंसिव। लीगल एक्सपेंसिस पेड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग ऑफ द बिजनेस। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ द एसेट, सो दिस इज अलाउएबल एक्सपेंस, दिस इज ए अलाउएबल एक्सपेंस। 5000 rupees paid as a commission to purchase machinery and 500 was also spent on traveling expenses of the person who went to purchase the machinery. देखिए commission paid to purchase a capital asset is a capital expenditure, so that's why it is not to be allowed. Or the expenses incurred on traveling also treated as a capital asset. That's why 5,500 rupees is to be taken here as a capital expenditure. That's why this is disallowed. Subsidy received under export promotion scheme from the government. देखिए अगर कोई सब्सिडी रिसीव की जाती है एक्सपोर्ट सब्सिडी के अंदर, अगर स्कीम के अंदर जो है, तो ये तो आपको पता है कि दिस इज टू बी टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 28। तो अब मुझे लग रहा है कि कुछ बातें और आपकी क्लियर हो गई हैं। तो चलिए जी, अब हम आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड करते हैं और कुछ और देखिए। डिस्कस हाउ द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी डेल्ट विद इन द इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है जी, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च ₹4 लाख खर्च किए हैं। जरा साइंटिफिक रिसर्च की तरफ जाइए, आपको याद है दिस इज अलाउड अंडर सेक्शन 35 100% प्रोवाइडेड प्रॉफिट इज अवेलेबल। इफ द प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल, एक्सपेंडिचर in this account will be carried forward to the next year. Expenses by way of brokerage, stamp fees, lawyers fees, etc. amounting to ₹90,000 for raising a long-term loan of ₹10 lakh. बिल्कुल अलाउबल, ये है जी, लोन है, कैपिटल होता तो नहीं होता। Preliminary expenses before the commencement of production 1,60,000, बिल्कुल है जी, 5 इंस्टॉलमेंट में आपको याद है, तो 1/5 of 1,60,000, 32,000 एवरी ईयर। लेकिन किस ईयर से स्टार्ट होगा? बिगिनिंग इन द प्रीवियस ईयर विच इज एक्चुअल डिडक्शन बिगिंस। लेकिन एक और कंडीशन आपको याद है, प्रोवाइडेड 1,60,000 डू नॉट एक्सीड 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, पेमेंट इन यूके ऑफ सैलरीज एंड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹80,000 एंड ₹30,000 रेस्पेक्टिवली विदाउट टीडीएस। अरे बात आ गई, अगर आप फॉरेन कंट्री में पेमेंट करते हो और बिना टीडीएस के करते हो तो देन दिस इज डिसअलाउड। सो पेड टू नॉन रेजिडेंट अलाउड इफ टैक्स इज डिडक्टेड। यहां तो टैक्स है ही नहीं है, सो नो टैक्स इज डिडक्टेड। इन दिस केस पेमेंट आर डिसअलाउड। सेक्शन 40A सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 के अंदर है। एक्सपेंसिव फॉर शिफ्टिंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन टू, अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दिस इज ए कैपिटल इन नेचर, दैट्स व्हाई दिस डिसअलाउड। प्रोविजन ऑफ ₹2,80,000, अरे प्रोविजन वर्ड आ गया, दैट्स व्हाई डिसअलाउड। पेमेंट ऑफ ₹15,000 टू ए लॉयर फॉर प्रिपेयरिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ₹10,000, ₹5,000 फॉर फाइलिंग एंड सूट रिगार्डिंग इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ एन अर्लियर ईयर। ठीक है जी, देखिए जो इनकम टैक्स होता है दैट इज डिसअलाउड,
लेकिन फाइलिंग ऑफ रिटर्न दैट इज अलाउड, इसलिए 5,000 अलाउड होगा, 10,000 जो है 5,000 इज अलाउड बट 10,000 रुपीज इज डिसअलाउड। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड इंडिया टू प्रमोट द सेल्स ऑफ ए कंपनी ऑल्दो नो सेल वॉज मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। कोई बात नहीं, एक्सपेंडिचर तो हुआ ना, अब जरूरी थोड़ी है कि एडवर्टीजमेंट करके एकदम से सेल हो जाएगी, दिस इज अलाउड चाहे वो बाहर ही किया हुआ है। ओके, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो अब आपको थोड़ा सा और ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स की तरफ को मूव करते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो हमने पहले भी डिस्कस किया, फिर और बिना उसके जो है न्यूमेरिकल होता नहीं है। देखिए, तो कुछ एक सिचुएशन लेते हैं। ड्यूरिंग 2019-20 मिस्टर एक्स फेल्स टू रिकवर डेट वर्थ ₹1,90,000 एंड आफ्टर मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स ट्रीट्स ₹1,90,000 एज बैड डेट्स। ठीक है जी, दिस इज अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट फाइनली बिकम्स अनरियलाइज्ड। राइट ऑफ कर दिया तो हो गया जी। During the year 2019-20, Mr. X is unable to recover debts worth ₹1,20,000 but treats only ₹80,000 as bad debts. Okay, तो ठीक है जी, 40,000 may be recovered in future. That's why the deduction which is to be allowed only ₹80,000. हम क्यों मान के नहीं मिलेगा हमें? Okay. During previous year 2018-19, Mr. X could not recover debts of ₹1,20,000. ठीक है जी, लास्ट ईयर के हैं, इनकम का पार्ट होना चाहिए, ये भी आपको पता है। बट द असेसिंग ऑफिसर अलाउज बैड डेट्स ऑफ ₹80,000। हुए 120 के, आपने अप्लाई किया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने आपको सिर्फ अलाउ किया 80,000 ऑलरेडी। During 2019-20, out of bad debts of 2018, Mr. X recovers 60,000, 90,000. मैंने पहले भी आपको कंसेप्ट के साथ किया था, लेकिन मैं आज फिर दोबारा से आपसे इस क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूं। तो पहले आपको पता है कि टोटल बैड डेट्स कितने हैं, 1,80,000, 20,000 के। अलाउ कितने किए, 80,000। फिर उसके बाद रिकवर कितने हो गए, 60,000, याद हो गया आपको। तो अगर ये पॉजिटिव फिगर और नेगेटिव फिगर के ऊपर डिपेंड है, तो 40,000 माइनस 60,000 फिगर होगी नेगेटिव। अगर ये फिगर नेगेटिव है तो देन इट इज ए डीम्ड प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है सेकंड केस लेते हैं 90,000, 1,20,000 माइनस 80,000 माइनस 90,000, 50,000। लेकिन अरे 10,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा ले लिए, अर्न कर ली, जितना आपको डिडक्शन अलाउ है उससे ज्यादा अमाउंट आपको मिल गया, तो वो डीम्ड प्रॉफिट नहीं हो सकता। सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट ओनली अप टू 80,000। तो यहां पे हमारे पास जो 40,000 रुपए होगा वो डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा, और 10,000 जो है, जो नॉर्मल रिकवरी ऑफ डेट होती है, वो मानी जाएगी। तो ड्यूरिंग 2019-20, मिस्टर एक्स मेक्स ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹1 लाख। आपको पता है दीज आर डिसअलाउड। तो ये मेरे पास कुछ एक ऐसे हमारे बिल्टअप कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कुछ एक सिचुएशंस हमने क्रिएट करी थी, और मुझे लगता है कि अब आपका जो हमने थ्योरी डिस्कस करी थी और जो ये चार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हाउ द कैलकुलेशंस आर जनरली टू बी मेड, ये जो चार्ट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, और साथ में हमने जो प्रोफेशनल इनकम का आपको जो आउटलाइन आज दिया, आई होप कि अब आपकी थ्योरी के साथ उस थ्योरी की एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है वो स्ट्रक्चर भी अब आपको समझ आ गया होगा कि जितना भी आपने ज्यादा टाइम आपने थ्योरी में लगाया, हमें तो सिर्फ आपको क्या करना है, प्लस और माइनस करना है, लेकिन वो भी किसके बेस के ऊपर करना है, अलाउड और डिसअलाउड के ऊपर करना है। बिजनेस इनकम और नॉन बिजनेस इनकम को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। स्टॉक के बारे में आपने अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड करना है आपने। तो ये जब आप छंटाई कर लेंगे तो प्लस और माइनस का ही काम रह जाता है, और उसकी सॉर्टिंग करने के लिए आपको पता है कि आपकी थ्योरी की नॉलेज होना जरूरी, जो आपको आप में आप कूट के भर रखी है। तो बस उस नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके जो है अब आप कुछ एक जो है वो आप खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, और मैं भी एक दो क्वेश्चन जो है आपके साथ सॉल्व करके शेयर करूंगा।